एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं डिम्पल शर्मा एक बार फिर से हमारे जो चैनल डिजिटल लेखा में आपका वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको कल का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। कल मैंने आपको बताया था कि आज हमारी एमसीक्यू की क्लासेस होंगी। कल के कॉन्सेप्ट से बेस्ड हम लोग आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, मींस जो अकाउंटिंग में जो लेखांकन की जितनी भी प्रणाली है, अकाउंटिंग की जितनी भी सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम को हम पूरा कंप्लीट बोल सकते हैं, जिस सिस्टम को हम पूरा साइंटिफिक तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए वही सिस्टम को हमको पता लगाना है कि वो सिस्टम ऐसा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है कैश मेथड, सी है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डी जनरल बुक कीपिंग। दोस्तों यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके जो पीडीएफ को है ना मेंशन किया है। दोनों ही लैंग्वेज में आपका कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में है, तो आपको जिस भी मीडियम में आपको रीड करना है तो आप उसमें कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम जैसे आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, जो प्रेजेंट टाइम में जो डबल एंट्री सिस्टम है वो सिस्टम कौन सा चलता है? डबल एंट्री सिस्टम मींस दोहरा लेखा पद्धति। अब इस सिस्टम में क्या होता है अभी के लिए, तो मैंने आपको कल ही बताया था, इस सिस्टम में क्या होता है कि टू अकाउंट्स पर इक्वली इफेक्ट होता है। मतलब जो दो अकाउंट होते हैं, इनमें दो अकाउंट से रिलेटेड जो होती है, ये सिस्टम पूरा दो अकाउंट से रिलेटेड होता है। कैसे होता है? बेस्ड होता है, तो इक्वली इन पर इफेक्ट होता है। तो ये जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ये इसी वजह से इसको पूरा कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम माना गया है। अब आप लोगों को कल मैंने आपकी क्लास में आपको मैंने बताया था कि इस डबल एंट्री सिस्टम को लाने वाले कौन थे, उनका नेम क्या था? लुकास पेसियोली। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको जो डबल एंट्री सिस्टम को लाने वाले जो पर्सन का नेम था, उनका नाम था लुकास पेसियोली। और जो वो लेके आए थे वो कौन से ईयर में लेके आए थे? तो 1494 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो है डबल एंट्री सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसको अब वो अपने आप में कंप्लीट है और उसको साइंटिफिक भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज। चलिए ये तो फिर से आपका वो कल ही कॉन्सेप्ट, तो कि मैंने कहा था आपको कि सारे क्वेश्चन कल ही के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो चलिए, तो हमारे जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फादर कौन है? अब ये मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम ये है जो प्रेजेंट टाइम में जो अकाउंटिंग सिस्टम चलता है तो उसी को हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो अकाउंटिंग सिस्टम चलता है तो वो तो हमारा क्या चलता है? डबल एंट्री सिस्टम। कल भी मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टाइम में डबल एंट्री सिस्टम जो चलता है वो हमारा, उसको हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी इसी पर बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है जो हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है इनके फादर कौन है, मींस इसको लाने वाला कौन है? तो हमारे जो ऑप्शन है जी और बॉटली बॉय, बी लुकास पेसियोली, सी है पॉपेक्स, डी है आर एन कार्टर। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, ये आपको मैंने कल भी बताया था, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लुकास पेसियोली ही थे जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम को हमारे बीच में लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1494 को। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है डबल एंट्री सिस्टम को ही हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछता है बिजनेस का मीन, मींस बिजनेस का मीन क्या है? क्या है बिजनेस मीन? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका मीन जानते हैं क्या होता है बिजनेस का मीन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जो ए है कैश एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस हमारा जो कैश होता है उसको हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसका जो एक्सचेंज करते हैं हम लोग किस में करते हैं? कैश में करते हैं। तो क्या उसको बिजनेस बोला गया है? या फिर ऑप्शन नंबर बी है गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम लोग एक्सचेंज करें किस पर? कैश में ना करके हम लोग करें क्रेडिट पर, मींस उधार पर। मींस हम लोग किसी भी तरीके के कोई भी सामान खरीदे, कोई वस्तु खरीदे या फिर कोई भी सेवा खरीदे, ठीक है, तो उसका जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अगर ट्रांजेक्शन हम लोग कैश में ना करें और क्रेडिट पर करें तो क्या ये इसका मतलब भी बिजनेस होगा? एंड सी है गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज एट अ फिक्स प्राइस।
मीन्स हम लोगों ने जो भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया है तो उसका हम लोग भाई अब जैसे आप कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं, किसी को कभी हम लोग सेल आउट करते हैं, कभी हम परचेज करते हैं कोई भी सामान को, तो हमारा उसकी एक फिक्स एक रेट होती होगी। तो इसका मीन्स भी यही है, अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं किस पर, एक फिक्स प्राइस पर। फिक्स प्राइस वो है जिसको ऐसी एक उसकी जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी एक ऐसी प्राइस जिसको आप लोग, जिस पर आप उसको बेस्ड होकर उसको बेच सकें, उसको खरीद सकें, मतलब आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की रेट को फिक्स करके और उसको एक्सचेंज करें। तो ये बिजनेस है। या फिर ये तीनों ही जो ऑप्शन है कि हम लोग हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कैश में एक्सचेंज करें, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट पर एक्सचेंज करें, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को एक फिक्स प्राइस पर एक्सचेंज करें, ये सभी बिजनेस है। तो दोस्तों जो उसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। मींस ये जो सभी तरीके के जो ट्रांजेक्शन है ये हमारे बिजनेस कहलाएंगे, चाहे हम हमारे बिजनेस को चाहे हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैश में एक्सचेंज करें या क्रेडिट में एक्सचेंज करें या किसी एक फिक्स प्राइस रखकर एक्सचेंज करें, होगा वो सारे के सारे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। तो जो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन इज अकाउंटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब दोस्तों जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग के भी अपने एक प्रिंसिपल्स है और इन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को लाने वाले कौन थे, आपको मैंने कल बताया था, याद होना चाहिए। जहां पर जो भी टॉपिक आया तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन, उससे रिलेटेड उससे बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन है आपके अपने के माइंड में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल थे इसके प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिंसिपल्स थे, जो डबल एंट्री सिस्टम था इसके प्रिंसिपल को लाने वाले कौन थे, कौन थे दोस्तों, लुकास पेसियोली थे उनके प्रिंसिपल्स को लाने वाले। तो ये बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो अकाउंटिंग के कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें होता है हमारा जो फर्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मीन दो पक्षीय अवधारणा। सेकंड है कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स लागत अवधारणा। सी है अर्निंग कॉन्सेप्ट मीन उपार्जन अवधारणा। और डी है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मींस ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मींस लेखांकन जो समीकरण होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो ड्यूल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग होती है, वो है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब इस ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये जो क्या होता है इस अवधारणा में दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। मींस एक साइड जो होती है डेबिट साइड होती है, दूसरी साइड जो होती है क्रेडिट साइड होती है और दोनों ही साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये होता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमारा हमेशा डेबिट साइड का जो टोटल होता है वो और हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो दोनों का ही टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी के लिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को इतना ही समझिए, आगे जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मेडियोक्रिटी इन अ पीरियड अ डिजाइनर फॉर बिजनेस इन अ ईयर, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। देखिए क्या बोल रहा है कि मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस अकाउंट तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो कम से कम 1 साल के लिए तो किया ही जाता है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस की कौन से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है, कॉन्सेप्ट जैसे प्रिंसिपल है ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी आगे कॉन्सेप्ट की भी हमारी क्लासेस होगी तब वहां हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जब बिजनेस के अकाउंट्स हम लोग रेडी करते हैं और वो कम से कम एक अवधि में मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में रेडी किए जाते हैं, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, नहीं ये इसका आंसर नहीं है। बी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सी अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। तो इसका जो आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर सी है इज द करेक्ट आंसर, अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट में इसमें अभी आपको मैं ये इतना सा ही बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो अकाउंटिंग के जितने भी जो बिजनेस के जितने भी अकाउंटिंग होती है रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो कम से कम 1 साल के लिए रखे जाते हैं। अब वो 1 साल जैसे हम लोगों का आपको पता होगा कि एक बिजनेस का जो 1 ईयर होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड
वो उसको हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्यों रखा जाता है, ये इस कॉन्सेप्ट का बेस्ड क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि बिजनेस में यूजर्स होते हैं बहुत सारे, मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट लेने वाले यूजर्स होते हैं, जैसे इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। जैसे इंटरनल यूजर्स का अगर हम लोग नाम ले तो जैसे मैनेजर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो ओनर है जिसने वहां पर कैपिटल लगाया है। अगर एक्सटर्नल में अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सारे यूजर्स होते हैं। तो इनको अकाउंट्स जहां जिस भी बिजनेस की परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। और वो जो एक पीरियड होता है, 1 साल का पीरियड होता है कम से कम बिजनेस में रिकॉर्ड का तैयार करने का, अकाउंट्स बनाने का। तो वो इसीलिए तैयार किया जाता है कि कोई भी बिजनेस में इंटरेस्टेड यूजर्स हैं तो उनको टाइम टाइम पर करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अभी के लिए तो इतना ही है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो बिजनेस ईयर जो एक कंटिन्यू एक पीरियड में हम लोग एक बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो ये किस कॉन्सेप्ट को बेस्ड करके हम लोग करते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट, लेखा अवधि अवधारणा। ठीक है दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगी फिर से अकाउंट्स को इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए अब ये क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मैंने आपको जो इससे क्वेश्चन नंबर 4 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो ये इसी से ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इनमें से अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। देखिए हम लोगों को पूरा जो है बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे, वो तो आगे की क्लासेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये मुझे लगा ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आज ये क्वेश्चन की क्लास रखी है। क्वेश्चन की क्लास तो हर एक दिन छोड़कर एक दिन होगी ही आपकी, तो लेकिन हम लोग डिटेल स्टडी बिल्कुल करेंगे, केवल हम लोग क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इनमें से क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, अगर हम लोग जितनी भी बिजनेस की एसेट होती हैं, अगर उनमें हम लोग क्या करें, कैपिटल और लाइबिलिटीज को अगर हम लोग ऐड करते हैं और जो आता है वो हमारी एसेट होती है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। या फिर हमारी जो कैपिटल होती है, कैपिटल लाइबिलिटीज को हम लोग दोनों को ऐड करें और उसमें से हम बिजनेस की सभी तरीके की एसेट को माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, असेट में से हम लोग लाइबिलिटी, बिजनेस की जितनी भी असेट है उसमें से लाइबिलिटीज बिजनेस की जितनी भी कैपिटल है उसको माइनस कर दें, तभी भी हमारे पास में जीरो बचता है। इज दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। या फिर ये जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, बी है एंड सी है, ये सभी तरीके के अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा, हाँ, ये सभी तरीके की इसकी जितनी भी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सभी इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब कैसे हैं, देखिए आप लोग कोई भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन को देख लीजिए, चाहे आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बी को देखिए, चाहे सी को देखिए। चलिए हम लोग ए को देखते हैं। इसमें क्या किया है, एक फॉर्मूला बनाया है, सिर्फ एक इक्वेशन बनाई है, बाकी की जो दोनों की इक्वेशन है, रिमेनिंग दोनों इक्वेशन है, वो फर्स्ट वाले इक्वेशन से ही बनी हुई है। तो आप लोग उसको देखिए, जैसे एसेट क्या होती है, बिजनेस की जितनी भी कैपिटल होती है और लाइबिलिटीज होती हैं, उनको अगर हम लोग ऐड करें तो वो हमारी एसेट ही कहलाएंगी। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल और लाइबिलिटीज, अगर एसेट को अगर हम लोग कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड कर दें और उसमें से एसेट को माइनस कर दें तो फिर हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन पे ही बेस्ड है। सी है, एसेट में से हम लोग लाइबिलिटीज कैपिटल दोनों को ही माइनस कर दे तभी भी हमारे पास में बिजनेस कुछ नहीं बचेगा। तो फिर ये भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर, ऑप्शन नंबर ए पर ही जो हमारी इक्वेशन है उसी पर बेस्ड है। तो तीनों ही इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाएंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो डबल अकाउंटिंग इज वन सच सिस्टम। जो दोहरा लेखा विधि है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, वो कैसा सिस्टम है, इनमें से कौन सा सिस्टम है, या फिर बोल सकते हैं। देखिए अब इससे आपको इसकी डेफिनेशन भी पता चल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है, वेयर द नंबर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स इज इक्वल। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां डेबिट और क्रेडिट
के जो अकाउंट्स होते हैं उनका जो अकाउंट्स होते हैं उनकी संख्या समान होती है, अकाउंट्स के नंबर सेम होते हैं, where the number of debit and credit account is equal, या फिर each account once in general and once in ledger, एक अकाउंट जनरल में होता है तो एक अकाउंट लेजर में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंट्री आर डन, एंड हर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, एक तरफ समान तरीके से डेबिट होगा और उसी समान तरीके से क्रेडिट होगा, मींस जितना हम लोगों ने डेबिट किया है उतना ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। पढ़ाया था डबल एंट्री सिस्टम में, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम तो यही होता है, दोनों जो साइड हैं वो इक्वल होंगी, तो इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंट्रीज आर डन, तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में क्या होगा, इक्वल डेबिट होगा एंड इक्वल क्रेडिट होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टू ग्रुप ऑफ लेजर, हर तरीके का ट्रांजेक्शन लेजर के टू ग्रुप्स में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मींस इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंट्रीज आर डन, मतलब हर तरीके के ट्रांजेक्शन में इक्वल डेबिट होना चाहिए, इक्वल क्रेडिट होना चाहिए, मींस डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब जब हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इससे हम लोगों को किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड होती है, अकाउंटिंग हम लोगों को किस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, ये क्या मैनेजर्स को कॉस्ट की एवं इनकम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है, या फिर कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एक किसी पर्टिकुलर ईयर की किसी विशेष वर्ष की कंपनी के लिए जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है, मतलब उस कंपनी को कितना टैक्स पे करना है उसकी इंफॉर्मेशन पे करता प्रोवाइड करता है। ये ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल कंडीशन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति को हम लोगों को अगर हम लोगों को जानना है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस तरीके की अकाउंटिंग हम लोगों को इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूट की। और एंड ऑप्शन नंबर डी है, क्या ये सभी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं हम लोगों को, और इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो अकाउंटिंग हम लोगों को सभी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो एक मैनेजर्स को कोई भी मैनेजर हो अगर वो कॉस्ट एवं जो इनकम जानना चाह रहा हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स प्रोवाइड करवाता है, किसी कंपनी की कितनी टैक्स लायबिलिटीज है वो भी एक अकाउंट सी हम लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, या फिर किसी भी हम लोगों को इंस्टीट्यूट की अगर फाइनेंशियल कंडीशंस को पता करना है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जनरल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड। जर्नल में जो होता है वो व्यापारिक लेन देन दर्ज किया जाता है, मतलब जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो उसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया जाता है, सेम डे रिकॉर्ड किया जाता है, नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार। तो दोस्तों सोचो इसका आंसर होगा सेम डे, हर दिन का ट्रांजैक्शन हर दिन किया जाता है जर्नल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट्स को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे चिट्ठा जो बोला जाता है इसको, बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है, हर दिन, वीकली, मंथली या फिर एनुअली। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था जो अकाउंटिंग ड्यूल एस्पेक्ट जो सिस्टम है, दोहरा लेखा पद्धति है, जो प्रेजेंट टाइम में जो एंट्री सिस्टम चलता है, हर बिजनेस का एक क्या है टाइम पीरियड होता है और वो कम से कम 1 साल के लिए होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितनी भी सारी बैलेंस शीट बनती है वो साल में एक बार एनुअली बननी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट किसका स्टेटमेंट है, हमारे बिजनेस की एसेट्स का, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज का, या फिर हमारे बिजनेस के कैपिटल्स का, या फिर इन सभी का जो रिकॉर्ड्स होता है वो बिजनेस शीट में हम लोगों को इसका स्टेटमेंट देता है, बैलेंस शीट हमारी इस चीज का स्टेटमेंट देती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मींस बैलेंस शीट किसका स्टेटमेंट होती है, जी हाँ दोस्तों बैलेंस शीट होती है हमारे बिजनेस की एसेट की,
हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज की, हमारे बिजनेस की कैपिटल की। मीन्स बैलेंस शीट में हम लोग सभी तरीके के, बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट होता है उसमें सभी जो एसेट भी इंक्लूड होगा, लायबिलिटी भी इंक्लूड होगी और कैपिटल भी इंक्लूड होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ओनर ऑफ द बिजनेस कंसीडर द बिजनेस क्रेडिटर अप टू हिज कैपिटल अंडर विच कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि जो बिजनेस का जो ओनर होता है, ठीक है, मीन्स स्वामी जिसको बोला जाता है, वो एक कैपिटल लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको क्या बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। उसको बिजनेस का क्रेडिटर किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है, किस कॉन्सेप्ट के अंडर माना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी है लागत अवधारणा मीन्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी है अर्निंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर डी है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मीन्स हर तरीके का जितने भी बिजनेस ऑनर होते हैं वो चाहे अपनी अलग से कैपिटल लेके आते हो, लेकिन उनका क्या है अपने बिजनेस से एक अलग से पृथक अस्तित्व होता है, मतलब उनका जो अस्तित्व होता है वो अपने बिजनेस से अलग होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा आज का। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आज क्वेश्चन ही करवाए हैं, जो जो क्वेश्चन जैसे कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे प्रिंसिपल्स आए हैं बीच में, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी आगे आने वाली क्लासेस सभी डिटेल स्टडीज पे फोकस्ड होंगी। ये बस स्टार्टिंग थी, मैं नहीं चाहती कि आपका जो डिटेल जो आपकी जो क्लासेस हो वो क्या हो स्टार्टिंग में टिपिकल आपके लिए बन जाए, बहुत ज्यादा आपको कंटेंट आपको बहुत ज्यादा टफ हार्ड लगे। मेरा जो मोटिव है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास में कॉमर्स नहीं, वो जो नहीं जानते अकाउंटिंग क्या है, लेकिन उनको 30 to 15 जो क्वेश्चन है उनको अटेंड करने हैं, नहीं छोड़ना है आपको, क्विट नहीं करने हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं अकाउंटिंग में। तो स्पेशली मैं इसीलिए आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी थी कल, और आज जो कल के कॉन्सेप्ट थे उसी पर ये बेस्ड क्लास थी। कल हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, मीनिंग क्या होता है, कैसे अकाउंट्स में वर्क होता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग आराम से हमारी क्लासेस के साथ में हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। हैव अ गुड नाइट दोस्तों, बाय।